गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेके चल रहे हैं क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.1 का सेट चैप्टर। सेट में क्या है, व्हाट इज द सेट, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बोल दो, मेंबर्स बोल दो, राइट, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे सेट वी लिखा, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा वी इज इक्वल टू AEIOU। अब ये जो लेटर है ये कैपिटल होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में होंगे, राइट। और ये ब्रेसेस होता है। अब देखो इसके टू मेथड्स हैं सेट को डिनोट करने के। कितने मेथड है बच्चों? टू मेथड। फर्स्ट कहलाता है आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, जैसे मैंने वी लिखा, ये AEIOU, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको कैसे डिनोट करूंगा, द सेट, ये जो ब्रेसेस है ना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इस तरह से। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट का सेट चैप्टर ले रहे हैं। तो सेट्स में जैसे कि आपको डिफाइन है कि क्या मतलब चल रहा है। सेट्स का मतलब कोई ना कोई कलेक्शन होता है, राइट। जैसे मैं कह दूं रिवर्स ऑफ इंडिया, राइट। अगर मैं ये कहूं कि नील इज अ रिवर, क्या ये कलेक्शन है? क्या रिवर, नील रिवर है इंडिया की? तो यानी कि वो नहीं है, यानी कि वो कलेक्शन नहीं होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, जैसे कि मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब होंगे ना। तो अगर मैं कहूं कि 0 1 2 3 4 5, तो क्या वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा नेचुरल नंबर का? नहीं होगा, क्योंकि वो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। सिमिलरली जो नील रिवर है वो वर्ल्ड की द लॉन्गेस्ट रिवर है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, राइट। तो यानी कि वो इंडिया की तो नहीं है ना। अगर मैं कहूं तो फिर कलेक्शन ऑफ रिवर्स क्या होगा इंडिया की? तो वो जो गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा एटसेट्रा ये होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही सेट्स क्या होता है बच्चों? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स कह दो या मेंबर्स कह दो या एलिमेंट्स कह दो, ठीक है। अब बात आती है, सबसे पहले क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हमने सेट का यूज क्यों किया? आखिर सेट का यूज क्यों होता है? ठीक है, वाई यूज सेट्स? तो आपको एक चीज पता है कि जैसे हमें रिलेशन ऑफ फंक्शन है, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा और 12th में भी फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन ऑफ फंक्शंस, उसके कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, उसके कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सेट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा जो ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सीक्वेंस है, सीरीज है, ये चैप्टर हैं जो आगे आएंगे। तो इनको भी, इनका स्टडी करने के लिए भी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी सेट्स की। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्रिएट होता है, फिर सेट होता क्या है? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन है मेंबर्स का, एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का, यू नो। तो जैसे कि होल नंबर्स हो गया, इंटीजर्स हो गया, ठीक है, इन सबका अब क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो फिर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन कि वाई सेट, मतलब हमें सेट की क्यों जरूरत पड़ी? तो इसका आंसर लिखिए बच्चों। हम यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन कराएंगे वो पूरा 0 to n कराएंगे। इसके अलावा आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा IIT जी लेवल तक का, ओके, 0 to n। तो इसमें देखिए, सेट्स आर यूज टू डिफाइन, सेट्स आर यूज टू डिफाइन the concepts of relations and functions, relations and functions, ठीक है। सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कंसेप्ट और रिलेशंस एंड फंक्शंस, के कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए सेट का यूज होता है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री,
सीक्वेंस प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा। तो बच्चे इन सब का अध्ययन मतलब स्टडी जो है वो उसको करने के लिए हमें सेट्स की जरूरत पड़ेगी। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री सीक्वेंस प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स, requires the knowledge of sets। ओके गाइस, तो इसलिए हमें सेट की जरूरत पड़ी। क्वेश्चन क्रिएट होता है वाई सेट्स। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हु डिस्कवर्ड द सेट्स। तो देखिए जॉर्ज कैंटर हुआ था, तो उसने एक वो कुछ वर्क कर रहा था, तो उसने ट्रिग्नोमेट्री में ना कुछ एक प्रॉब्लम फेस की, तो वहां पर उस ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेट की जरूरत पड़ी, तो उसने सेट को डिस्कवर किया। तो डिस्कवर द सेट्स। तो बच्चों यानी कि सेट की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हम क्या देंगे? द थ्योरी ऑफ सेट्स was developed George Cantor 1845 टू 1918। तो बच्चों ये इसका मतलब जीवन काल रहा था 1845 से 1918 तक। तो जर्मन मैथमेटिशियन था जॉर्ज कैंटोर, उसने इसकी खोज की थी। ही फर्स्ट फेस्ड उसने सबसे पहले जो इसका मुकाबला किया था किस चीज से किया था, जब ये इसका यूज क्यों हुआ? तो ही फर्स्ट फेस्ड सेट्स while working on problems यानी कि ट्रिग्नोमेट्री सीरीज वो उस प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको उसको वहां पे सेट की जरूरत पड़ी, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ऑफ द फॉर्म। तो बच्चों किस तरह की फॉर्म में थी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज? sin x प्लस a2 sin 2x प्लस a3 sin 3x प्लस डेट एस। तो इस तरह की फॉर्म में थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज है जो जॉर्ज कैंटर को इसको जरूरत पड़ी सेट्स को, जिस कारण उसको डिस्कवर करना पड़ा, तो वो ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज है। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में थी कुछ लगभग। अब यहां पर हम जो टॉपिक कवर करेंगे तो वो कौन कौन से हैं? तो कुछ ऐसे कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, मेथड्स हैं सेट्स के, तो वो हम एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। तो बच्चों हम यहां पर जो कवर करने वाले हैं, तो यहां पर लिखेंगे टॉपिक्स कवर्ड, some definitions of some basic definitions, ठीक है, जैसे कि आपकी सेट की डेफिनेशन हो गई कुछ इस तरह से बेसिक डेफिनेशंस। सेकंड इज ऑपरेशंस, इन्वॉल्विंग सेट्स। आगे चलकर के कुछ ऑपरेशंस करेंगे जिसमें सेट का यूज होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं आपका सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि सेट और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सम बेसिक डेफिनेशंस। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस।
अब देखो बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हम एवरीडे लाइफ में हम बोलते हैं ना, जैसे अगर बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है तो हम कैसे बोलते हैं कि क्राउड ऑफ पीपल, या फिर आपने देखा होगा जो ताश की कार्ड्स की गड्डी होती है तो उसको क्या बोला जाता है, ए पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो इसी तरह से अगर इंग्लिश अल्फाबेट है तो उनको क्या बोला जाता है, कलेक्शन में फॉर्म में क्या बोलेंगे, वोवल्स, ए आई ओ यू, है ना। तो इस तरह से कंसोनेंट्स होते हैं, तो यानी कि एक कलेक्शन है। अब उस कलेक्शन को हम जनरली लैंग्वेज में हम इस तरह से बोलते हैं, लेकिन अगर मैथमेटिक्स में बात आ जाती है तो ऐसे बोला जाता है नेचुरल कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स, जो 1 2 से लेकर के 1 2 तक जो नंबर होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, और उस कलेक्शन को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, तो बच्चों यहां पे हम लेके चल रहे हैं, जैसे हम यहां पे लिखेंगे इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक, हम जनरली जो बोलते हैं ऑफ कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, यानी कि कोई पर्टिकुलर काइंड को लेंगे कि मतलब वो एक स्पेशल, कि भाई ये इसका कलेक्शन है, राइट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसी का मेंबर भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड सच एज, अब आप देखिए, मतलब ये हम अपनी आम लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए पैक ऑफ कार्ड्स, सेकंड यानी कि जो लोगों की भीड़ होती है, थर्ड इज एक क्रिकेट टीम, एटसेट्रा। सिमिलरली इन मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है, तो वो देखिए, तो बच्चों सिमिलरली इन मैथ्स तो इसमें बोला जाता है जैसे कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और देखिए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और देखिए कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, एटसेट्रा, राइट। अब देखो जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एन से। ठीक है, और ये होते हैं 1 2 3 स्टिल इनफाइनाइट। ये नेचुरल नंबर बोल दो या काउंटिंग नंबर को भी इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, तो 1 2 3 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये जो डेड डेड डैश है ना, ये जो बच्चों ये डेड डेड डैश है, ये किसको शो करता है, सो ऑन, मतलब ये चलता रहेगा लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सेट्स में हम इस तरह से करते हैं, लेकिन सेट में एक बात ध्यान रखना, ऑलवेज मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट ही यूज होता है, स्मॉल ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट ये यूज नहीं होगा सेट के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओनली क्या यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली ये कर्ली ब्रैकेट, यानी कि ये जो ब्रेसेस है, इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं या फिर इसको मिडिल ब्रैकेट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज ये यूज होगा सेट में, ये ध्यान रखना। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स में जैसे आपको ए बी सी डी ऐसे कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स में आप जानते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई 2 to 100 तक, तो टोटल प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों 25। ठीक है, टोटल प्राइम नंबर्स। और अगर 1 to 50 तक की बात आती है तो टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं 15। ओके, और 50 से लेकर के 100 तक
ओनली 10 होते हैं, तो इस तरह से होते हैं। अब बात क्रिएट होती है कि इसे कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स हम लिखेंगे क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल तो हम इस तरह से राइट करते हैं, सपोज को मैं प्राइम नंबर को पी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। जो ये वाला लेटर है ना, इनको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेट के अंदर आएगा ना, उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं लिखा दूंगा सब कुछ, है ना। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2, हमेशा ध्यान रखना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है, व्हाट इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि जो खुद ही खुद से डिवाइड होता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, इस तरह से चलेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो बच्चों वैसे देखिए जाए ना, तो ये टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड है, रोस्टर मेथड है, जो हम आगे पढ़ेंगे सेट में, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं आपको कि देयर आर 2 मेथड्स होते हैं। एक तो होता है लिस्टिंग मेथड, ये जो लिस्टिंग हमने लिख दिया इस तरह से, और एक होता है उसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख देना, ठीक है। तो वो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, या जिसे कहते हैं रूल मेथड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है, व्हाट इज सेट, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, और क्या चीजें मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है, और उसके एग्जांपल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्रिएट होता है, व्हाट इज सेट, यानी कि डिफाइन सेट, ठीक है। अब इस सेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके बच्चों, तो ये है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखो जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो वो क्या है, नोट, यहां पर नोट करना है। फर्स्ट, अभी जो मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हम इसको, ये सिनोनिम टर्म्स हैं कुछ, जैसे कि सिनोनिम टर्म्स बता रहा हूं मैं आपको। सिनोनिमस टर्म्स, ऑब्जेक्ट्स बोल दीजिए, या फिर एलिमेंट्स बोल दो, या फिर मेंबर्स बोल दो। तो बच्चों ये तीनों एक ही बात है। क्वेश्चन में अगर ऐसे बोले, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, तीनों एक ही बात है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखनी है, कि कोई भी सेट है ना, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो यानी कि ए सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स। अब वो कैपिटल लेटर्स कौन से हैं, जैसे कि लाइक जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या फिर एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा, इस तरह से कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसके अंदर जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। तो यानी कि मैं लिख दूं एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स of a set are represented by small letters. स्मॉल लेटर जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड एटसेट्रा। तो बच्चों ये है जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। और देखिए पॉइंट नंबर 4, सेट को हमेशा सेट फॉर सेट यूज्ड ब्रेसेस, जिसको ब्रेसेस बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम मिडल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, और या फिर कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं बच्चों, कर्ली ब्रैकेट,
ठीक है, ये यूज करेंगे। तो यानी कि स्मॉल लेटर, पॉइंट नंबर 5 स्मॉल लेटर और सॉरी करली स्क्वायर बॉक्स नॉट यूज्ड, ठीक है, ये यूज नहीं करेंगे, ये सेट के लिए यूज नहीं होते हैं, ठीक है। स्मॉल बॉक्स या फिर ये स्क्वायर बॉक्स ये यूज नहीं होते हैं, ओनली मतलब ब्रैकेट जो होता है ना, स्मॉल ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट ये यूज नहीं होते हैं, ओनली मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट ये यूज होता है सेट के लिए। ओके, अब देखो बच्चों इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे मैंने यहां पे लिखा द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स। तो बच्चों इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम, जैसे मैंने अभी बताया ना, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो ब्रेसेस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको करते हैं हम स्मॉल लेटर से। लेकिन काउंटिंग है ये तो मैथमेटिक्स में काउंटिंग होती है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो डेडेस है ना, एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट तक जाएगा इस तरह से, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है बच्चों। तो ये क्या हो गया? एक कलेक्शन हो गया, ठीक है, ये सेट का एग्जाम्पल है। और देखिए अगर आपसे पूछ कहे कि भाई द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वही सेम प्रोसीजर 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इवन नंबर है, राइट। और देखिए द सेट ऑफ, यहां पर एग्जांपल इस तरह से लिख देता हूं 1, क्योंकि ये थोड़ा आगे तक चलेंगे। 2 3 द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका नाउ इंप्लाइज 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और देखिए पॉइंट नंबर 4, द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, पॉइंट नंबर 5 देखिए, द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? 1 का स्क्वायर 1 है ना, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड सो ऑन, इस तरह से। और देखिए द सेट ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो बच्चों इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि z इज इक्वल टू एंड डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश एंड सो ऑन। जीरो, ध्यान रखना बच्चों, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, यू नो। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात है कि जीरो इज नाइदर, ये हमने पढ़ चुका है जूनियर क्लासों में पढ़ा हुआ है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, अब आप देखो अगर ये क्वेश्चन में ये कहे ना कि भाई आपको पॉइंट नंबर 8 z पॉजिटिव फाइंड करना है, राइट, मतलब
पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट निकालना है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, यहां पर तो प्लस लगा दिया हमने, जेड प्लस, तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स, अभी आपने देखा जीरो नादर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो जीरो को काउंट मत करना। तो अब आप देखिए जितने भी है ना काउंटिंग नंबर्स, ये वाले, इन माइनसों को हटा दो, ये प्लस का यहां से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर आपसे कहे कि भाई नेगेटिव इंटीजर्स, तो कैसे लिखिए, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो यानी कि जीरो को छोड़ देना, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सारी वैल्यू यानी कि डैट डैट डैश, तो आप इससे लिखोगे -3 -2 -1, इस तरह से आंसर। ओके गाइस, तो देखिए बच्चों रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आप जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रहता है व्हाट इज द रेशनल नंबर। तो बच्चों रेशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेशनल नंबर होते क्या है, यानी कि मैं कह दूं, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखूं कि दोज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, those numbers can be represented by P by Q form, where P and Q are integers and Q should not be equal to 0। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब देखो इसको है ना, रेशनल नंबर को हम पॉजिटिव नेगेटिव इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तीनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं इसके इस तरह से राइट करूं कि भाई रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर्स को हम यहां पर 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव यानी कि Q प्लस, सेकेंड इज नेगेटिव रेशनल नंबर्स यानी कि Q माइनस, एंड थर्ड इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब देखो बच्चों अगर ये सेट है, मैं इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि हम सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ना। अब ये Q पॉजिटिव यानी कि इस सेट में क्या कौन कौन से आ गए नंबर्स, जैसे कि कुछ भी ले लो आप, 1/2 ले लीजिए, ठीक है। अगर एक सिंगल वैल्यू है, मान के 2 भी है ना बच्चों, तो ये भी P/Q की फॉर्म है। क्यों, क्योंकि मैं इसको 2/1 लिख सकता हूं ना, इसलिए, ठीक है। या 1 लिख दिया, -2/-4 लिख दिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। या फिर ओनली 0 लिख दिया, क्योंकि 0/1 है, लिख सकते हैं इसको, एटसेट्रा। अच्छा एक मिनट, जीरो ना बच्चों ध्यान रखना, जीरो जो है ये ना तो हम इसको पॉजिटिव काउंट में काउंट कर सकते हैं, राइट, और ना ही नेगेटिव में काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल इतना समझिए कि 1/2 ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू ना, उसको हम क्यू पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। और देखिए अब नेगेटिव रेशनल नंबर की बात आती है, तो क्यू नेगेटिव यानी कि सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स, या मैं कह दूं कलेक्शन ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर्स, तो उसको क्यू माइनस, तो इसका सेट कैसे बनेगा, 1 -1/2, 3/-4 -2, ठीक है, एटसेट्रा एंड सो ऑन। ओके बच्चों, इसमें भी एटसेट्रा इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों नेक्स्ट देखिए, रेशनल नंबर हो गया, अब आप ले लीजिए इरेशनल नंबर हो गया, जैसे द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इसमें आ जाएंगे आपके √2, √3, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर है, एटसेट्रा, ठीक है, एंड सो ऑन। और देखिए रियल नंबर क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर्स रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों ही टाइप के नंबर आ जाते हैं उसमें रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको जो मैं सेट को रिप्रेजेंट करूंगा ना, द कलेक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इरेशनल और रेशनल, ठीक है। या 1/2, 1/-4, √7, एटसेट्रा। ओके, इस तरह से। अगर आपसे ये कहे कि भाई आर पॉजिटिव बताने हैं बस, तो यानी कि ये नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर का कलेक्शन पूछ लिया आपसे, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स।
तो बच्चों इसको कैसे लिखोगे, जैसे कि स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 हो गया प्लस का 1/2 हो गया, प्लस का 1/4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, राइट। या स्क्वायर रूट 15 हो गया, क्योंकि इसके 3 into 5 लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट 3 into स्क्वायर रूट 5। देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, स्क्वायर रूट 3 into स्क्वायर रूट 5। अब ये दोनों अलग अलग नंबर है ना, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा, और वो इरेशनल होता है, एटसेट्रा। इस तरह से बच्चों पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, सॉरी। अगर ये कहे कि कलेक्शन ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, तो इसमें माइनस वाली वैल्यू ले लो, जैसे -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एटसेट्रा, इस तरह से। ओके, लेकिन अब आपको ध्यान रखना, इरेशनल नंबर में है ना, आपको नंबरिंग में पाई और ई नहीं ले सकते, उनको अलग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई और ई को अलग से रिप्रेजेंट से करेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर, जैसे आपसे पूछा था इमेजिंग नंबर, कलेक्शन ऑफ इमेजिंग नंबर। इमेज नंबर का कलेक्शन क्या होता है, इमेज नंबर क्या होते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर जैसे माइनस की वैल्यू आती है तो इसको आयोटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जैसे 2 आयोटा, 3 आयोटा, माइनस आयोटा एटसेट्रा, तो इसको हम आई एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं तो उसको हम कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सेट ऑफ कलेक्शन नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जो रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि x प्लस आयोटा वाई, कॉमा 2 माइनस आयोटा, है ना, 2 माइनस आयोटा 3 या 3 आयोटा, ठीक है, एटसेट्रा, इस तरह से। तो बच्चों ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये सभी के सभी एग्जांपल्स किसके हो गए, सेट्स के। अब देखो बच्चों नेक्स्ट देखिए, और नंबर 16 एग्जांपल में, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सपोज करो आपसे ऐसे कहे, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, 1 3 5 7 9, क्योंकि बोल दिया ना लेस देन 10। और देखिए हमेशा ध्यान ना, कर्ली ब्रैकेट से ही शो करेंगे सेट्स को, है ना, स्मॉल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट इसमें यूज नहीं होगा। और देखिए वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो बच्चों इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं, राइट। और देखिए, और एक बात और, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे ना, वो अगर रिपीटेड हो और नॉन रिपीटेड हो, दोनों में नो इफेक्ट, कोई मतलब नहीं है, मतलब आई मीन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना जो नंबर रिपीट हो रहे हो ना उनको एक ही बार लिखना होता है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी में भी करते हैं, ठीक है। और ऑर्डर की जहां तक बात आती है, तो बच्चों ए को पहले लिख लो, चाहे ए को इधर लिख लो, जी को यहां लिख लो, ई को यहां लिख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी कभी भी नंबर लिख सकते हो, ये सेट में चल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए, द रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो बच्चों इसमें आ जाएंगी तुम्हारी जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा एटसेट्रा, ठीक है। और देखिए क्योंकि ये कलेक्शन है ना रिवर्स का, जो कि इंडिया में भी फ्लो हो रही है, ऐसी कुछ नील नदी है जैसे, वो नहीं होगी, वो तो वर्ल्ड, वो तो अफ्रीका में है, अफ्रीका में फ्लो होती है, अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट या वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नील, उसको वो इसमें नहीं आएगी, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन फिर नहीं होगा। ऐसे में कुछ आगे चल के कुछ एग्जाम्पल लूंगा जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहे जाएंगे वो, जैसे सपोज करो आपसे कहा था द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, तो वो नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है ना, जब इंटेलिजेंसी की बात आती है तो क्या पता वो खेल में अच्छा हो, स्पोर्ट्स फील्ड में, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है, कोई राइटिंग में बहुत इंटेलिजेंट है, कोई इंग्लिश बोलने में बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसलिए अलग अलग वो वैल्यू वो वेरी करता है, तो इसलिए हम इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन में काउंट नहीं कर सकते,
ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं। लेकिन जो ये है और नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, ये मतलब जो आपको इजीली लग रहा है कि हाँ ये तो एकदम डिफाइन है, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन में आएंगे बच्चों, ठीक है। इस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, जैसे कि स्किलिन ट्राइंगल, ठीक है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये होते हैं बच्चों। अब देखो यहां पर मैं आपको वैसे जनरली बता देता हूं एज ए नॉलेज के रूप में। अगर हम स्किलिन ट्राइंगल क्या होगा, ये हम जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है। स्किलिन ट्राइंगल यानी कि जिसकी तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट होंगी बच्चों, ठीक है, इस तरह से तीनों साइड डिफरेंट, स्किलिन ट्राइंगल। अच्छा, आइसोस्केल्स ट्राइंगल में क्या होगा, आइसोस्केल्स ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होंगी, इस तरह से कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती है, कोई भी टू साइड्स, लेकिन इनके जो वो दो साइड जो इक्वल होंगे ना, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ध्यान रखना। अगर ये साइड है तो इसका अपोजिट एंगल ये साइड है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल 60 60 60 डिग्री एंगल्स भी इक्वल, ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट 20 देखिए, 20 एग्जांपल्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, द कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। अब आपको करना क्या है, 210 को प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो नेचुरल है, आप जैसे आप करते आ रहे हैं ना प्राइम फैक्टर्स इस तरह से, तो यानी कि 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, अब 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, फिर 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। तो बच्चों ये प्राइम फैक्टर्स आ गए ना, तो यानी कि मैं कह दूं इसका जो कलेक्शन होगा 2 3 5 7, दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब बच्चों ये इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको करना क्या है, पहले इसके सॉल्यूशन निकाल के देख लीजिए आप। वैसे तो 283 आएगा, यही इसका आंसर होगा, लेकिन आप इसके सॉल्यूशन निकाल दोगे, स्प्लिट द मिडल टर्म से कर लीजिए। 6 बन जा 6, तो 6 के ऐसे दो फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस या माइनस करने पर ये वाला 5 आना चाहिए। तो आप क्या लोगे, 3 मल्टीप्लाई 2 और 3 प्लस 2 5, ठीक है, तो 3 प्लस 2 5, यानी कि तो ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ गया तो x माइनस 3, अब ये जो साइन है ना वही साइन यहां लेना है, माइनस 2 कॉमन ले दिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर x माइनस 3 सेम कॉमन आ रहा है, इंटू बच्चा x माइनस 2 इक्वल टू 0, इन दोनों को अलग 0 कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों यही तो है, पावर 2 है, डिग्री 2 है तो 2 zeros, अगर डिग्री 3 होती तो 3 zeros, अगर डिग्री 4 होती तो 4 zeros, यू नो। तो यहाँ पर 2 zeros, zeros का मतलब सॉल्यूशन x की वैल्यू, तो व्हाट इज द आंसर, तो आपका आंसर है 2,3। अब देखो आप इसको 2,3 लिखो ऑब्लिक, या मैं इसको ऐसे लिखूं 3,2, आंसर एक ही बात है। सेट के अंदर एलिमेंट्स है ना, आप उल्टा सीधा कर सकते हो, इट्स नॉट है ना, मतलब वेरी नहीं करेगा इसमें, मतलब आप ऑर्डर कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखिए, दैट इज आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, बच्चों फाइनली हमने क्या देखा, यहां पर जितनी भी है ना सब में, हर चीज में हमने क्या देखा कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का या मेंबर्स का, एलिमेंट्स का, राइट। अब ऐसे एग्जांपल्स एक दो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जो आपको देखकर लगेगा कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं द 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस इन ऑल ओवर वर्ल्ड, तो आप ये नॉट वेल डिफाइंड कनेक्शन है, रीजन कलेक्शन है। तो रीजन क्या है, क्योंकि कोई भी मैथमेटिक्स का जो टीचर होगा ना, जो बेस्ट द बेस्ट होगा, क्या पता वो अलजेब्रा में अच्छा हो, ठीक है, क्या पता कोई ज्योमेट्री में बहुत अच्छा है,
क्या पता कोई प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा हो, कोई लिनियर प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ना मतलब पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है, तो इसलिए हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वेल डिफाइंड कलेक्शन में काउंट नहीं कर सकते कोई द मोस्ट मैथमेटिशियन टीचर है कि वो वही होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे एक और एग्जांपल जैसे अभी बताया था, रिवर्स कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इन इंडिया, तो यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया अभी नील है, नील नदी है। मैं इसका एग्जांपल स्पेशल क्यों ले रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है एसएसटी के हिसाब से भी, और क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रिवर होती है नील, और ये वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 लॉन्गेस्ट रिवर है, और अफ्रीका की, ठीक है, अफ्रीका में फ्लो होती है। और दूसरी बात ये इंडिया की नहीं है नील नदी, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए इट्स नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर नहीं आ रही है रिवर, ठीक है। जैसे गंगा यमुना कृष्णा नर्मदा ये आती हैं, तो ये बोल सकते हो आप। तो इस तरह से बच्चों, और ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही है, तो इसलिए मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि आ सकते हैं एग्जाम में। We can definitely decide whether a given particular object belongs to a given collection or not. देखो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई जो वैल्यू दे रखी है ना आपको, कोई भी कलेक्शन दे रखा है, वो वेल डिफाइंड में आता है या नहीं आ रहा है, मतलब एक दिया गया पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग कर रहा है दिए गए कलेक्शन में या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, मैंने अभी बताया ना नील, ये नहीं आ रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया की रिवर होनी चाहिए ना, तो इंडिया की तो है नहीं है, तो नील डज नॉट बिलोंग टू कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, बट रिवर गंगा डज बिलोंग टू दिस कलेक्शन। देखिए गंगा आ रही है, तो इसलिए बिकॉज नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सो इसलिए ये कलेक्शन नहीं है। अगर उसमें नील रखी हो ना, तो फिर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। गंगा यमुना एटसेट्रा ये हो सकती है, ठीक है, वो देख डिपेंड ऑन क्वेश्चन। सेकंड एग्जांपल, 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैंने बताया ना ये भी नहीं होगा। इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, हेंस इट इज नॉट ए सेट, ये भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट रिनाउंड मतलब जो मैथमेटिशियंस है उसके जो क्राइटेरिया होगा ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मैंने बताया ना कोई किसी ब्रांच में बहुत अच्छा होगा, कोई किसी ब्रांच में बहुत अच्छा होगा, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। एक सिंबल है जो आपको देखना है, जैसे कि इस तरह का सिंबल, ये कहलाता है इप्सिलॉन। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मतलब होता है, इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है बच्चों बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर इस तरह से सिंबल हो, इस तरह से दिया हुआ हो, तो इसकी मीनिंग होती है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। ओके, अब देखो इनका यूज कहां होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कहा कि वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, मैंने इस तरह से राइट किया, ओके, ठीक है। अब यहां पे मैं ये कहूं कि बच्चों ए इज बिलोंग्स टू वी, क्या ये सही है गलत है, सही है। क्यों, क्योंकि जो ए एलिमेंट है वो वी सेट में आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, वी सेट है और ये एलिमेंट्स हैं, तो वी सेट में ए एलिमेंट आ तो रहा है ना, तो इसलिए बिलोंग कर रहा है ना, तो ए बिलोंग्स टू वी, बिल्कुल सही है, ए वी के अंदर है, ठीक है। यानी कि यस यस इट्स करेक्ट, इट इज करेक्ट, ठीक है। अगर मैं आपसे दूसरा एग्जांपल पूछता हूं, बी इज बिलोंग्स टू वी, क्या अब सही है, तो देखो बच्चों इसमें बी तो है ही नहीं है, बी वोवल तो है नहीं है, तो नहीं है ना, तो यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू बी आएगा फिर, ठीक है, अब सही माना जाएगा, तो यानी कि यस अब ये सही है, इट इज करेक्ट। ओके बच्चों, देखिए सपोज करो मैंने यहां पर लिखा P इज अ प्राइम फैक्टर्स, P is a set of, sorry, set of, P is a set of prime factors, prime factors, P एक सेट का नाम है, P is a set of prime factors of, और वो वैल्यू मैं आपको गिवन दे रहा हूं बच्चों 30, ठीक है, 30 है। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि सपोज करो आपसे पूछा गया है कि 3, ठीक है, और आपसे पूछ लगा फिल इन द ब्लैंक्स, सपोज करो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो यहां पर क्या आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया 15, ठीक है, डेटा डैश पी, अब क्या आएगा, तो देखो आप है ना 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालो पहले, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 से 15, 5 1 जा 5, तो बच्चों 2 3 5 होंगे ना ओनली प्राइम फैक्टर्स, तो इसका मतलब 3, ये देखो
मतलब जो प्राइम फैक्टर्स है ना बच्चों, ये जो सेट है पी, यहाँ पर आ रहा है 2 3 5, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तो हारा है ना, मतलब मैं कह दूं 3 इज एलिमेंट है पी का, राइट, 3 इज एलिमेंट ऑफ पी। तो बच्चों 3 इज एलिमेंट, 3 इज एलिमेंट ऑफ पी, ठीक है। 3 इज एलिमेंट ऑफ पी, हम इस तरह से रीड कर सकते हैं। तो यानी कि तो यहां से क्या आएगा सिंबल, बिलोंग्स टू, 3 इज बिलोंग्स टू पी, क्यों, 3 इज एलिमेंट है पी का, इसलिए 3 इज एलिमेंट ऑफ पी। लेकिन 15 नहीं है, क्योंकि 15 तो प्राइम फैक्टर तो है नहीं है भाई, प्राइम फैक्टर्स में 15 कहां आ रहा है, तो यानी कि नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। ओके बच्चों, समझ में आ गया। लेके चलते हैं हम मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। तो ऐसे कौन से मेथड हैं जो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दे आर 2 मेथड्स। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको मेथड भी बोल दो, है ना, फॉर्म मतलब मेथड भी कह सकते हैं। तो रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड, ठीक है। और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर मेथड, और या फिर इसको रूल मेथड भी बोलते हैं, राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें रूल मेथड नहीं दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे लिस्टिंग मेथड, ये मेथड नहीं दिया हुआ है। तो ये कहां मिलेगा आपको, आईआईटी में मिलेगा। तो इसलिए आईआईटी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपको पूरा, हमने कहा ना आपको इंट्रोडक्शन 0 टू एंड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको कहीं भी और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी उसमें, चलिए आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने रोस्टर मेथड, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, इधर सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें लिस्टिंग होती है नंबर्स की, कैसे। और एक बात और, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, यहां लिस्ट होते हैं। जैसे हमने वी लिया तो ए ई आई ओ यू, इस तरह से। नेचुरल नंबर लिया एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इस तरह से लेंगे, राइट। और दी एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो देखो बच्चों यहाँ कॉमा लगाए हुए हैं, ठीक है, कॉमा लग रहे हैं आप, ये कॉमा। तो इन सभी एलिमेंट्स को कॉमास के द्वारा सेपरेट किया जाएगा, एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, और ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स अंदर होंगे। ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स, ये सारे मेंबर्स इन ब्रेसेस के अंदर होंगे। तो इस ब्रेसेस को हम जो यूज करने वाले हैं वो कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट इसमें यूज नहीं होता है सेट के लिए, ध्यान रखना। और एक बात और, इनको आप कैसे भी ऑर्डर वाइज कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में क्या होता है, यही वाला जो v इक्वल टू ए आई हुई है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पजेज ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे एक तरह से, मतलब कि वर्ड्स के अंदर लिख देंगे उसको, इन नंबर्स को ना लिख करके वर्ड्स के अंदर लिख देते हैं। तो यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी को शो करता है कि मतलब ये क्या चीज है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये वही वोवल्स को शो कर रहा है, ए आई ओ यू। देखो यहाँ तो लिस्टिंग हो रही है नंबर्स की, ए आई ओ यू, वहां पे क्या लिखेंगे, ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, यानी कि ये वोवल्स को शो कर रहा है। तो वहां पर वोवल्स लिख देंगे, बस इतना फर्क है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें क्या है कि, और ध्यान रखना, नॉट परचेज बाय एनी एलिमेंट। जो आप इसको ना ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई हमने यहाँ पर जो एक्स लिखा है मैंने इसको ए लिख दिया, ए लिख दिया, आई लिख दिया या ओ लिख दिया, एक्स की जगह। इसके एलिमेंट से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो अलग ही लेंगे उसको, एक्स ले सकते हो, देखो यहाँ पर एक्स लिया है मैंने, इसकी जगह वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, पर इनमें से नहीं लोगे आप, ए आई ओ यू इनमें से नहीं लोगे जो यूज कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, v इज इक्वल टू द सेट ऑफ, इसको कैसे बोलेंगे, ये जो है ना बच्चों, ये जो ब्रेसेस लगा हुआ है इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है द सेट ऑफ ऑल, तो इसको बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल, ओनली इसके लिए। फिर बोलेंगे एक्स, ध्यान से सुनना रीड करने का तरीका, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो कॉलम है ना इसको सच दैट बोला जाता है, ठीक है, सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, समझ में आ गया। अब इसको मैं और एग्जांपल लूंगा आपको, तो दोबारा बोल रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये जो है ना बच्चों, ये जो कॉलन है, हम इस कॉलन की जगह ना आपको इस तरह भी मिल सकता है। तो ये जो है ना, ये वाला ये जो सिंबल है इस तरह से स्टिक वाला, तो ये भी सच दैट को शो करता है। यानी कि ये जो कॉलन है ना, ये सच दैट को शो कर रहा है, तो ये भी सच दैट है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये तो एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है, हाँ नहीं दे रखा है, लेकिन आपको आईआईटी में मिलेगा, क्योंकि आपको आईआईटी की तैयारी प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आपको वहां पर आपको ये इस तरह से भी मिल सकता है, सच दैट, ठीक है। तो अब आप लेके चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स और नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट मेथड था रोस्टर मेथड, ठीक है, रोस्टर मेथड या फिर ऑब्लिक, या इसको हमने बोला था टेबुलर मेथड,
या टेबलर फॉर्म ऑब्लिक, या फिर इसको हमने बोला था लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड। अब आप देखो, इसका मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। सपोज करो मैंने यहां पे लिखा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव even numbers, the set of all positive even numbers, या फिर ऐसे बोल सकता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, नंबर्स की जगह इंटीजर्स भी बोल सकता है वो, इंटीजर्स लेस देन 7, ठीक है, लेस देन 7। अब देखो बच्चों, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, लेस देन 7 यानी कि 7 से कम होना चाहिए। तो देखो, और लेकिन ध्यान से सुनना, ये क्या है, इवन नंबर होने चाहिए, यानी कि मैं लिखूंगा 2, 4, 6 और 7 से कम है, बिलो है, लेस देन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये लिस्टिंग मेथड है बच्चों, क्या है, लिस्टिंग मेथड हो गया, लिस्ट के फॉर्म में शो कर दिया, राइट। अगर मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करूं तो कैसे करूंगा, तो देखिए आप, अब आप किसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए, इन सेट बिल्डर फॉर्म, अगर मुझे यही क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना हो तो मैं इस तरह राइट करूंगा, इसको बोलूंगा, ध्यान से सुनना, इसको जो रीड करने का तरीका है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन, या मैं ऐसे बोलता हूं एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स लेस देन 7, ठीक है। इस तरह से हम बच्चों इसको शो करेंगे। अब देखो बच्चों, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 7, लेस देन 7, ठीक है। अच्छा, और अब इसको रीड करने का तरीका क्या है, इसको रीड कैसे करेंगे, तो रीड करने का तरीका देख लीजिए, द सेट ऑफ ऑल, देखो जो ये ना ब्रेसेस ओनली, इसको बोलते द सेट ऑफ ऑल। अब यहां एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये जो कॉलन है, ये वाला जो स्टिक है, इसको बोलेंगे सच दैट, अब यहां से एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 7, बस इस तरह से हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल नंबर 2, इसी रोस्टर मेथड के अंदर देखिए, जो मैं आपको लिस्टिंग मेथड में जो एग्जांपल करा रहा हूं वो सेट बिल्डर फॉर्म में। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which divides 42। अब देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे लिस्टिंग मेथड में, तो यानी कि 42 के फैक्टर्स बताने हैं आपको, है ना, प्राइम फैक्टर नहीं, मतलब फैक्टर्स बताने हैं किस किस से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 42 के फैक्टर्स कौन से हैं, यानी कि 42 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा, राइट, और किससे हो रहा है, 6 7, 6 7 जा 42, 7 6 जा 42, 14 से डिवाइड हो रहा है, 21 2 जा 42 और 42 खुद से डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों ये हैं इसके फैक्टर्स, यानी कि जिन जिन नंबर से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो बच्चों ये होगी आपकी लिस्टिंग मेथड में। देखिए इन सेट बिल्डर फॉर्म,
द सेट ऑफ, अब सपोज करो मैं हमेशा एक्स ना लेकर के वाई भी ले सकता हूँ, जेड भी ले सकता हूँ, सपोज करो मैंने वाई ले लिया, द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई, मैंने मतलब कॉलन भी ले सकते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट लगा दो, चपली इस तरह से ले सकते हो आप, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए नेचुरल नंबर। अब देखो ये कॉमन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है ना सेट बिल्डर फॉर्म, कैसे, ये लिखा हुआ है ना नेचुरल नंबर्स, तो मैं लिखूंगा इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स, देखो यहाँ पे जगह नहीं है ना, स्पेस नहीं है, नहीं तो आपको कंटिन्यू आगे लिखते जाना है, विच डिवाइड्स 42। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं लिस्टिंग फॉर्म में, 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से लगा देंगे। यहाँ डेट डेट इसका मतलब डॉट 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 जो आ रहे हैं, एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको इन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, सपोज करो मैंने z लिया बच्चों, यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल z सच दैट, ठीक है, यहां स्टिक लगा दो चाहे ऐसा कर दो, सच दैट z, देखो मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, कोई भी चीज है ना, आपको हर तरह से बता रहा हूं कि आप कोई भी चीज किस तरह से राइट कर सकते हो, तो हमें एक ही चीज पर नहीं अटक जाना है। द सेट ऑफ ऑल z सच दैट z इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों ये खत्म हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हो गई ना, और नेचुरल नंबर ये प्रॉपर्टी है, तो ये लिस्टिंग मेथड हो गई, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को मैंने इस तरह से राइट कर दिया ब्रेसेस में, ठीक है। अब देखो एक नोट जो मैंने पहले भी बताया था आपको, दोबारा नोट है, नोट नंबर 4 देखिए आप, इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आप ध्यान रखना, इन रोस्टर फॉर्म दी एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स आ रहे थे प्रेसेस के अंदर यानी कि ऑब्जेक्ट या मेंबर्स, तो ध्यान रखना इन रोस्टर फॉर्म दी एलिमेंट्स मे बी इन असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, मे बी इन असेंडिंग ऑर्डर, और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, और या फिर बच्चों देखो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर सीरियल वाइज और नॉट सीरियल वाइज, या फिर सीरियल वाइज में नहीं भी हो, नॉट सीरियल वाइज, ठीक है। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा था कि द सेट ऑफ, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स which divides 42, ठीक है। अब देखो which divides 42, तो यहां पे क्या होगा, इसका आंसर देखिए, मतलब सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स विच डिवाइड्स 42, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने 42 के करे थे ना, किस किस नंबर से डिवाइड है, तो आपने बताया था 1 से, 2 से, 3 से, और 6 7, है ना, फिर आपने बताया था 14 21 42 इनसे डिवाइड था। तो देखो बच्चों ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया ना, असेंडिंग ऑर्डर आ गया, और सीरियल वाइज भी है। अब मैं इसको या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर इस सेट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ये सब कुछ सही है। देखो सपोज करो आपने पहले यहाँ 3 से स्टार्ट कर दिया, 3 6 7, फिर आपने 1 2 लिखा, 1 2, फिर आपने 42 लिख दिया, सपोज कीजिए 42, फिर आपने 21 लिख दिया, फिर आपने लास्ट में बच्चों लिखा 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब ये दोनों एक ही बात है, इसमें कोई ऑर्डर और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो तो उसका भी नो इफेक्ट, ध्यान रखना, आप उनको रिपीट करके भी लिख सकते हो,
उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने तक हम हायर स्टडी में पढ़ेंगे ना, आईआईटी में तैयारी करते हैं, तो उसमें साफ क्लियर बताया गया है कि आप रिपीट भी लिख सकते हो सेट्स के अंदर, वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में अभी 11th क्लास में उसमें ओनली सिंगल लेटर से ही शो किया गया, रिपीट नहीं किया है, लेकिन उसमें जनरली लिखा है, ऐसा जनरली कहा बोला है कि जनरली हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए इसका देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 है ये बच्चों। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, जैसे मैंने सपोज करो स्कूल लिखा SCHOOL, ठीक है। अब आप इसको कैसे शो करोगे? अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में राइट करना है तो आप है ना SCHOL, ये करेक्ट माना जाएगा। यानी कि जनरली जो नंबर रिपीट हो रहा है ना उसको ओनली 1 टाइम राइट करना है, ठीक है। ये तो जनरली यूज है, लेकिन 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 ये ध्यान रखना, आप इसको है ना ऐसे भी राइट कर सकते हो SCOOHL। अब देखो मैंने इसका ऑर्डर भी चेंज कर दिया, H को बाद में लिख दिया, O को 2 टाइम्स लिख दिया, तो ये भी सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली मोस्टली आप ध्यान रखना उसको एक ही बार राइट करना, एग्जाम में ज्यादातर एक ही बार राइट करना 11th क्लास में, ठीक है। वैसे तो दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे, लेकिन फिर भी आप 90% तो आप इसी को लेकर चलना, ठीक है। तो ये करेक्ट माना जाएगा मैक्सिमम तो। लेकिन अगर आपने ये भी अगर ये लिख दिया ना तो ये भी सही माना जाएगा, नंबर नहीं कटेंगे, ध्यान रखना। मास नहीं कर सकते, लेकिन ये मोर करेक्ट मान लिया जाएगा क्योंकि 1 टाइम आपको राइट करना है, ओके। पर दोनों का एक ही इफेक्ट है। यहां लिखो एन एलिमेंट इज जनरली नॉट रिपीटेड, मतलब आपको रिपीट नहीं करना बार बार। एन एलिमेंट इज जनरली नॉट रिपीटेड, all elements are taken as distinct, मतलब सभी एलिमेंट्स को अलग अलग लेके चलना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा SCHOL, तो ये मोर करेक्ट माना जाएगा बच्चों। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 है, द सेट E ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटर्न एज इन रूल मेथड, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। तो ऑल इवन नेचुरल नंबर समझिए 2 4 6 8 10 इस तरह से। तो देखो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, मतलब एक कॉमन प्रॉपर्टी के फॉर्म में E इज इक्वल टू, क्योंकि सेट E बोला है ना तो E कैपिटल लेटर है, E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल, ये जो पैसेज है इसको लेंगे द सेट ऑफ ऑल X सच दैट, इसको लेंगे सच दैट X इज नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर है, X इज नेचुरल नंबर्स। एंड अब आप X को डिफाइन कीजिए, X इज इक्वल टू 2n, ठीक है। फॉर n इज बिलोंग्स टू n, मतलब n नेचुरल नंबर है। अब आप वैल्यू पुट करते जाइए 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 10, तो आ रहे हैं ना इवन नेचुरल नंबर। अब देखो और या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, E is equal to the set of all X such that X is belongs to n, मतलब आपने ये जो लिखा है ना n is belongs to, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो X is belongs to n। क्यों? क्योंकि जब X को सॉल्व करोगे ना इसको तो वो नेचुरल नंबर ही तो आता है, तो X is belongs to n, कॉमा X is equal to 2n, ये रहा, एंड n is belongs to n, this one, ठीक है। या फिर और करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, the set of all X such that X is belongs to n, मतलब ये जो है ना आपने पहले लिख दिया x belongs to n such that x is equal to 2n, ये वाला x is equal to 2n and n is belongs to n, ऐसे भी लिख सकते हो आप। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने बताया ना स्टिक की जगह आप कॉलन भी लगा सकते हो, the set of all x such that x is an even natural number and x is equal to 2n and comma n is belongs to n, मतलब यही सेम था, बस यहाँ स्टिक की जगह आपने कॉलन लगा दिया। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपको आईआईटी में आया हुआ है, ऐसे भी आप मतलब आईआईटी जी में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कैसे भी राइट कर सकते हैं, आप कोई भी चीज रटनी नहीं है, समझनी है, ठीक है। अब मैं आपको ये चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पूरा 0 to end खत्म हो गया है। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर क्वेश्चंस लेंगे एक्सरसाइज के। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना 2 क्वेश्चंस होमवर्क में देने जा रहा हूं। 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करना, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सही राइट करना, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन राइट मत करना, ओनली आंसर राइट कर देना, तो हम आपको रेस्पॉन्स देंगे आपने सही किया है गलत।
नेक्स्ट वीडियो में वो दोनों क्वेश्चंस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो दो क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं वो क्या है, तो प्लीज राइट डाउन। तो बच्चों आपके लिए जो होमवर्क मैं देने जा रहा हूं, तो प्लीज राइट डाउन होमवर्क। ओनली 2 क्वेश्चंस है और वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कुरुक्षेत्र मतलब उसमें सी डबल ई में आया हुआ है क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट, A is equal to the set of all x such that x not is equal to x is not equal to x। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया और आपको भी मालूम चल जाएगा अगर आपने सही आंसर दिया तो पता चल जाएगा मुझे। तो द सेट ऑफ ऑल x such that x is not is equal to n represents, और इसको बंद कर दीजिए और यहां लिखिए represents। तो बच्चों मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी ओनली ब्रेसेस यानी कि एम्प्टी ब्रैकेट, ऑप्शन सी ब्रेसेस के अंदर सी है, ऑप्शन डी ब्रेसेस के अंदर एक्स है। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर होगा वो आपको टिक करके बताना है। क्वेश्चन 2 है, एक सेकंड क्वेश्चन आपको जो मैं होमवर्क में देने जा रहा हूं बच्चों। इफ Q इज इक्वल टू द सेट ऑफ, यहां Q का मतलब क्या है वो आप बताना मेरे को। द Q इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन y, कॉमा where y is belongs to natural number। ओके, ये सेट फॉर्म है दोनों। अब आपको बताना है देन अब बच्चों मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए 0 इज बिलोंग्स टू Q, ऑप्शन बी 1 इज बिलोंग्स टू Q, ऑप्शन सी 2 इज बिलोंग्स टू Q, ऑप्शन डी 2 अपॉन 3 बिलोंग्स टू Q। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे पता चल जाएगा रियल में आप कितने इंटेलिजेंट हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा होगा आपको आई थिंक। थैंक यू।